केंद्रीय समाज कल्याण मंडल आज हमारा टॉपिक है। हम केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का संगठन पढ़ेंगे और केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का कार्य पढ़ेंगे। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम संगठन पढ़ते हैं तो हमारा मूल फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि जितने उसमें पदाधिकारी है हम याद रख सके कि किसी मंडल में, किसी मंत्रालय में, किसी विभाग में कौन कौन से पदाधिकारी हैं। या इस समय हम किसी मंत्रालय और विभाग के बारे में न पढ़कर एक बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के संगठन को समझे उसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये समाज कल्याण है क्या है। समाज कल्याण की अवधारणा समझनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी एक अवधारणा को समझते हैं तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि शब्द विशेष की व्याख्या अलग अलग डिक्शनरी में की जाती है। समाज कल्याण शब्द की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है, उसने अपनी एक परिभाषा दी है और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने कहा कि समाज कल्याण क्या है? आर्थिक और स्वास्थ्य, आर्थिक और स्वास्थ्य हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज की बात करता है। आर्थिक और स्वास्थ्य के मामलों में समाज के हित में जो कार्य किए जाते हैं वो समाज कल्याण। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार ऐसा समाज है जिसमें आर्थिक विकास, ऐसा समाज है, ऐसे कार्य जिसमें समाज में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दशाएं उन्नत हो, ऐसे जितने भी प्रकृति के कार्य हैं जिससे आर्थिक और स्वास्थ्य जनित उत्थान हो, विकास हो, या आर्थिक और स्वास्थ्य जनित समस्याओं का समाधान हो, उन कार्यों को हम समाज कल्याण कहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा। हमारे देश में आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही थी आजादी के बाद 1951। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 61। एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है। 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह समझाया गया कि समाज कल्याण क्या है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने कुछ गतिविधियां समझाई, कुछ कार्य समझाए कि ये कार्य समाज कल्याण की परिभाषा में निहित है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने जो कार्य बताए उनमें एक कार्य है कि समाज का जो वंचित वर्ग है उस समाज के वंचित वर्ग के हित पर कार्य करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है, इसके बहुत सारे सामाजिक कारण रहे। वो आप समाजशास्त्र में पढ़ते होंगे, कई आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, कई भाषणों में सुनते हैं। समाज में ये वर्ग विशेषता जिसको शिक्षा से वंचित रखा गया, आर्थिक संसाधनों से दूर रखा गया, तो इनका वो विकास नहीं हो पाया जो कि अन्य लोगों का हो पाया इनकी तुलना में। तो समाज के इस वंचित वर्ग के हितों के लिए योजनाएं बनाना और कार्य करना समाज कल्याण कहलाएगा। किसने कहा? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के डॉक्यूमेंट में ये बात कही गई। इसके अलावा अनाथ बच्चे हैं, समाज में विधवाएं हैं, या तलाकशुदा महिलाएं हैं, या वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके हितों को ध्यान में रखने वाली योजनाएं बनाई जाती है तो वो समाज कल्याण की परिभाषा में आएगी। क्या कहना चाहते हैं हम? देखिए, अनाथ बच्चे, उनका सही भरण पोषण, उनको शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। विधवा महिलाएं हैं, उनको बेहतर जीवन प्राप्त हो सके। वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको बेहतर जीवन प्राप्त हो सके, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो सामाजिक समस्याएं, हम डिटेल में जाएंगे अगर, तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल से दूर हो जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझ लें कि अनाथ बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, विधवा महिलाएं हैं, इनको समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की दशाएं देना समाज कल्याण है। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चे हैं, भिखारी हैं, आप जानते हैं मानव तस्करी बहुत होती है,
पेपर्स में पढ़ते होंगे आप कि बच्चों को उठाकर किडनैप करके लाया गया, फिर उनसे भीख मंगवाई जा रही है। उन बच्चों के पूरे विकास को रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। इन बच्चों को, इन भिखारियों को फिर से पुनर्वास कैसे किया जाए, इनका फिर से इनको समाज में एक सम्मानजनक स्थिति कैसे दिलवाई जाए, इस पर अगर कोई बात होती है तो वो समाज कल्याण है। भूख के कारण या शिक्षा के कारण या अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कई बाल अपराधी भी हो जाते हैं। आप नोट करते होंगे, देखा होगा कि बाल अपचारी शब्द हम अखबारों में कई बार पढ़ते हैं। छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं, जेब काट लिया, या किसी गलत गिरोह के हाथ में आकर ड्रग एडिक्ट बन गए हैं। तो ये जो बाल अपराधी हैं, इन बाल अपराधियों को वैसे सजा तो नहीं हो सकती ना जैसे वयस्क को होती है, तो इन बाल अपराधियों को सुधार करने भेजा जाता है। इनके लिए क्या योजनाएं हैं कि एक अच्छे युवा के रूप में वापस से समाज में स्थापित हो सके, वो जो कार्य किया जाएगा वो समाज कल्याण में होगा। इसके अलावा वो जोड़ते हैं, हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अक्षम है, दिव्यांग है, मानसिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से ग्रसित है, तो उनके कल्याण के लिए भी समाज, देश या स्वयंसेवी संस्थाएं क्या कल्याणकारी योजनाएं लाती है, और उनके कल्याणकारी योजनाएं जो लाती है वो समाज कल्याण की परिभाषा में होगा। यानी इनके हितों को ध्यान में रखा जाए। आओ, जो बेरोजगार है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, या अन्य किसी कारण से ऐसे निस्सहाय हो गए कि कमा नहीं पा रहे हैं, उनके भलाई के लिए अगर सोचा जाता है तो वो समाज कल्याण की परिभाषा है। समाज कल्याण क्या है, बहुत कम शब्दों में हम बात करें समेकित करके, तो इसका मतलब हुआ कि जब समाज में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्य करना समाज कल्याण। कोई वंचित ना रहे, मनुष्य की गरिमा के साथ जी सके, ऐसी योजनाएं लाना, ऐसे कार्यक्रम लाना, ये समाज कल्याण है। तो समाज कल्याण का ये अर्थ हुआ। अब देखिए, भारतीय संविधान में दो प्रावधान, एक है भाग 3 और एक है भाग 4। भाग 3 में हम मूल अधिकारों की बात करते हैं और भाग 4 में हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। भाग 3 भारत के नागरिकों को सम्मान से जीने के अधिकार देता है। समता है, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, शोषण से मुक्ति है। ये जो अधिकार है, ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि मनुष्य सम्मानित जीवन जी सके, गरिमा में जीवन जी सके। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित करते हैं कि वह इस प्रकार की योजनाएं बनाए, इस प्रकार की नीतियां बनाए, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए ताकि नागरिकों का हित हो सके, नागरिकों का भला हो सके। ये दोनों प्रावधान, भाग 3, भाग 4, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान समाज कल्याण के प्रावधान देता है। मनुष्य की समस्याओं के समाधान, मनुष्य के उत्थान के कार्यक्रम ये राज्य को बनाने चाहिए, ये संविधान में लिख दिया गया है। तो समाज कल्याण का प्रावधान हमारा संविधान दे रहा है। अब देखिए, जब हमें समाज कल्याण करना है तो हमको एक संस्था बनानी होगी जो समाज कल्याण से संबंधित दायित्वों का निर्वहन कर सके, और इसलिए हमारे देश में 12 अगस्त 1953 को केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई। 12 अगस्त 1953 केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख थी। ये याद रखने की बात है, जीके का प्रश्न है। जिस समय केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना हुई उस समय इसमें 12 सदस्य थे। कब? 1953 में 12 सदस्य। याद रखना बहुत आसान हो जाए तो 12 अगस्त को ही 12 सदस्य थे। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल में 12 सदस्य नियुक्त किए गए, लेकिन समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। देखिए, जब कोई संस्था बनती है उस समय की परिस्थितियां अलग होती है, फिर जैसे जैसे वक्त
चढ़ता जाता है, परिस्थितियां बदलती जाती हैं, मांग बढ़ जाती है और नई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें और ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार हमें संगठन में बदलाव करना पड़ता है। ये आप जानते हैं। हम ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में, मंत्रालयों के बारे में। लोक प्रशासन के स्टूडेंट्स हम इस बात को समझते हैं कि संगठन में परिवर्तन होता है, क्योंकि जब कभी कोई संस्था बनती है उस समय जरूरत अलग प्रकार की होती है। मूल जरूरत, मूल उद्देश्य आज भी यथावत है, किंतु जरूरतें बढ़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जनसंख्या बढ़ी है, देश का विकास हुआ है, मांग बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है, तो फिर संगठन में बदलाव करना पड़ेगा, संगठन को विस्तारित करना पड़ेगा। कई बार संगठन को संकुचित भी किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि संगठन को हमेशा बड़ा ही किया जाए, कम भी किया जा सकता है। इसे केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के संगठन में कई बार परिवर्तन हुए हैं जो हम समझेंगे, और आप देखेंगे कि कभी संगठन को बड़ा कर दिया गया, कभी इसको कम कर दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया। ये परिवर्तन होते रहेंगे। डिमांड के हिसाब से राज्यों की अलग से डिमांड आ गई, उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन हो गए। कभी कोई अनुशंसा आ गई, स्वयंसेवी संस्थाओं की कोई अनुशंसा आ गई, उसके आधार पर परिवर्तन किए गए। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की हम नाम देखें, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की जब स्थापना हुई तो इसमें 12 सदस्य थे। वर्तमान में इसके संगठन को हम तीन भागों में, बल्कि 2 भागों में देखते हैं। सबसे पहले एक है सामान्य निकाय, दूसरा है कार्यकारी समिति। देखिए बच्चों, हमको सब याद करना है, ये याद ही करना है। अध्यक्ष एक होता है तो एक अध्यक्ष एक होता है, आपको याद करना होगा। सामान्य निकाय क्या है? सामान्य निकाय केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का वो हिस्सा है जिसमें 56 लोग मिलकर काम करते हैं। ये केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के उद्देश्यों के अनुरूप नीतियां बनाते हैं। ये उद्देश्य निर्धारित करता है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंडल किन किन क्षेत्रों में कार्य करेगा। जैसे अभी आपने समझा कि समाज कल्याण की जो हम परिभाषा और अर्थ या अवधारणा समझते हैं तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित है, जैसा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समझाया या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में समझाया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको केवल आर्थिक और स्वास्थ्य मसलों से जोड़कर देखा कि समाज कल्याण की जरूरत सिर्फ इतनी तो नहीं है। जब हम बोल रहे थे आप कुछ, जब हम विकास की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे आयाम होते हैं ना। आर्थिक स्वास्थ्य तो होता ही है, सामाजिक आयाम भी होते हैं। जब हम कहते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी वर्ग को इस तरह विशेष प्रावधानों में रखा जाए कि मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि कभी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी थी कि इनको वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, रोजगार की मुख्य धारा से वंचित रखा गया। तो जरूरत है कि इनका उत्थान हो। हम चाहते हैं देश का विकास। देश का विकास कब होगा? यस, आपका यस, देश का विकास तब होगा जब जो वंचित है उनका उत्थान होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक का उत्थान कर दो एक का मत करो, तो फिर ये तो पूरा विकास नहीं होगा, ये पूरा विकास कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो फिर संतुलन तो है ही नहीं। तो सामान्य निकाय है। सामान्य निकाय उन क्षेत्रों को रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ हमें नई योजनाओं की आवश्यकता है ताकि समाज कल्याण हो सके। और जो कार्यकारी समिति है, ये कार्यकारी समिति उन योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यकारी समिति मॉनिटरिंग करती है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं वो योजनाएं ठीक ढंग से लागू हो रही है या नहीं हो रही है, या योजनाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में और क्या अवरोध पैदा हो रहे हैं, क्या बाधा पैदा हो रही है। कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अध्यक्ष तो एक ही होगा। वर्तमान में इस कार्यकारी समिति में जो अध्यक्ष है, याद कर लीजिए, एक मिनट प्लीज, प्रेमा करियप्पा। जीके का भी प्रश्न है। प्रेमा करियप्पा इस समय केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की अध्यक्ष है। अखबार पढ़ते रहिए, अगर बदल जाए तो वो ध्यान रखिएगा।
ऐसा नहीं कि मैडम ने बताया था परीक्षा के समय तक अगर अध्यक्ष बदल जाए तो आप कह दो कि नहीं आपने तो बताया था, ऐसा नहीं। ध्यान रखिए, प्रेमा करियप्पा एक अध्यक्ष सामान्य ये होता है। देखिए आप देखिए कि पहला अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गाबाई रेड्डी थी, वर्तमान में अध्यक्ष प्रेमा करियप्पा है। कोशिश ये की जाती है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंडल में अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ बुद्धिजीवी अनुभवी महिलाओं को रखा जाए। एक अध्यक्ष फिर उसके बाद राज्य और संघ क्षेत्रों से मंडल में 34 सदस्य हैं। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल अपनी योजनाओं को विस्तारित कर रहा है राज्य तक, पूरे देश में। तो एक राज्य के स्तर पर, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में केंद्रीय राज्य समाज कल्याण मंडल सलाहकार बोर्ड बनाए गए, उनको सलाहकार बोर्ड कहा जा रहा है। तो उनके 34 जो सदस्य हैं वो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के सामान्य निकाय में शामिल होंगे। फिर लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा से 1 सदस्य, मतलब कुल 3 सांसद, एमपी जिनको बोलते हैं, 3 सांसद के सामान्य निकाय में शामिल होंगे। विशेषज्ञ कौन? देखिए लिखा हुआ है, ये याद करना होगा। देखो बच्चों, ये याद नहीं करना होगा, इसका एक तरीका है। विशेषज्ञ, एक विशेषज्ञ जिसको कानून का ज्ञान है, विधि का ज्ञान है, जो कानून प्रतिष्ठित वकील है, रिटायर्ड जज है, विधि विशेषज्ञ है, चिकित्सा के विशेषज्ञ है, पोषण के विशेषज्ञ है, समाज कार्य समाज सेवा का जिनको अनुभव है, जो शिक्षाविद है और जो सामाजिक विकास से संबंधित गतिविधियों में, योजनाओं में सम्मिलित रहे हैं, अनुभव रखते हैं, ऐसे 5 विशेषज्ञों को सामान्य निकाय में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के वो मंत्रालय जिनकी योजनाएं समाज कल्याण को प्रभावित करती है, जैसे महिला और बाल विकास विभाग। तो ये जो मंत्रालय हैं जो इस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, जिन योजनाओं से समाज कल्याण प्रभावित हो रहा है, उन मंत्रालयों के 9 सदस्य सामान्य निकाय में सम्मिलित होंगे। एक कार्यकारी निदेशक होगा और 3 समाज सेवक होंगे, जिन्हें समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो। आप पूछेंगे समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्र, मान लो कोई महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है, कोई भिखारियों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहा है, कोई बालिका शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, या कोई मान लीजिए बाल श्रम शोषण के लिए कार्य कर रहा है, कोई बाल विवाह रोकने के लिए कार्य कर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र हैं समाज सेवा के। तो किन्हीं भी 3 अनुभवी व्यक्तियों को, जो समाज सेवक है, उनको सामान्य निकाय में सम्मिलित किया जाएगा। गिन लीजिए, इस सब मिलाकर 56 सदस्य सामान्य। फिर कार्यकारी समिति है जिसमें 16 सदस्य हैं। कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष है। राज्य संघ क्षेत्र समाज कल्याण मंडल के 5 सदस्य हैं। भारतीय राज्य संघ क्षेत्र जैसे चंडीगढ़, पुडुचेरी, समाज कल्याण मंडल के 5 सदस्य, मेरे साथ भी 5 सदस्य होंगे केवल। मंत्रालय और विभागों के प्रतिनिधि 7 होंगे। सामान्य निकाय में मंत्रालय के प्रतिनिधि 9 है और 7 यहाँ पर है। विशेषज्ञ 2, सामान्य निकाय में 5 है विशेषज्ञ, यहाँ 2 है और एक डायरेक्टर होगा जो 1। इस प्रकार सामान्य निकाय में 56 और कार्यकारी समिति में 16 सदस्य मिलकर एक संगठन बना, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। कई बात खत्म नहीं हुई है बच्चों, अभी हम इस संगठन में और आगे बढ़ेंगे और इसको डिटेल से समझेंगे। हाँ जी, सामान्य निकाय और कार्यकारी समिति के अलावा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के संगठन में एक कार्यालय संरचना के बारे में भी हमें पढ़ना है। कार्यालय संरचना किसी भी संगठन में योजनाओं के ठीक क्रियान्विति के लिए जरूरी है कि कार्यालय हर जगह ऑफिस होता है। तो वह कार्यालय को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। हमारा कॉलेज है, कॉलेज में भी आप देखिए स्थापना शाखा अलग है और लेखा शाखा अलग है। ठीक है, फीस जमा करवाने के लिए एक अलग ऑफिस बना हुआ है।
हमारे बिल जो होते हैं अधिकारियों कर्मचारी की, उसके लिए एक अलग शाखा बने। तो ये किसी भी संगठन को ठीक ढंग से चलाने के लिए जरूरी है कि उसका ऑफिस बहुत मजबूत होना चाहिए। ऑफिस कई इकाइयों में बटा हुआ होता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की जो संरचना है, देखिए इसमें परिवर्तन होता रहा है। 1965-66 याद रखिए, ये सब बातें याद रखनी थी। 1965-66 में लोक लेखा समिति की सिफारिश पर इस केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को 1969 में कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर कर दिया गया। सो याद रखिए, सामान्य ज्ञान का प्रश्न परीक्षा में लिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर से आप जानते हैं संसद की समितियों के बारे में, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत एक लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर कर देना चाहिए। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को 1969 में 1969 में कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर कर दिया गया और उस समय में इसके कार्यालय में 9 भाग थे, 9 भागों में बटा हुआ था। इसको बाद में 12 भागों में बांट दिया गया। 12 भागों में बांट दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यालय में 12 इकाइयां थी। जैसे कॉलेज में 2 इकाई की बात करते हैं, स्थापना शाखा अलग हो गई या लेखा शाखा की बात हो गई। तो यहाँ पर केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के ऑफिस को 12 इकाइयों में बांट दिया गया। 12 इकाइयां बता दिया गया, तुम ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम, आप ये काम, सबके काम अलग अलग कर दिए गए। तो कौन कौन सी इकाइयां हैं, सिर्फ उनको नाम याद रखने हैं, तो आप लिख लीजिए। मैं बोर्ड पर आपको लिखकर बताती हूँ कि ये 12 इकाइयों में एक है सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम संभाग। देखो बच्चों, जब हम इन इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि परीक्षा में हमको इसका डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए जो शब्द आप लिख रहे हैं उससे आपको समझ में आ रहा है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम संभाग, संभाग लिख लीजिए, इकाई लिख लीजिए, एक ही बात है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, ये जितने भी सामाजिक विकास के और आर्थिक विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे संबंधित ये इकाई है। उसकी फाइलिंग है या उसकी मॉनिटरिंग है या उसकी रिपोर्ट है, उन सबकी जिम्मेदारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम इकाई या संभाग की होगी। सघन कार्यक्रम, जब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि समाज कल्याण के सघन उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं, तो सघन कार्यक्रम इकाई इसके लिए जिम्मेदार होती है। परियोजना, कई बार छोटी छोटी परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजना का मतलब हुआ अल्पकालीन परियोजनाएं बना दी जाती है जिससे कि समाज कल्याण के लाभ को प्राप्त हो सके। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई योजना बना दी कि साहब हमारे 5 साल के टारगेट है, 5 साल में हम इस क्षेत्र के इतने बच्चों को शिक्षित कर देंगे या साक्षर कर देंगे या 8वीं तक पढ़ा देंगे। तो इस प्रकार की जो छोटी परियोजनाएं चलती है अल्पावधि की, उन परियोजनाओं के लिए ये संभाग उत्तरदायी होता है। वित्त व लेखा, ये आप समझ ही गए हैं कि जो आयव्यय से संबंधित कार्य करने के लिए वित्त व लेखा संभाग उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परामर्श, लिख लीजिए, आप इसको याद कीजिए प्लीज। क्षेत्रीय परामर्श व निरीक्षण, क्षेत्रीय परामर्श व निरीक्षण कार्यक्रम केंद्रीय समाज कल्याण के कार्यक्रम पूरे देश में चलते हैं। देखो बच्चों, ये ध्यान रखना होगा कि हर क्षेत्र की अलग परिस्थितियां होती हैं। तो ये जो क्षेत्रीय परामर्श व निरीक्षण इकाई है, ये क्षेत्र विशेष को अगर जरूरत होती है तो सहायता उपलब्ध करवाती है। आदिवासी क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती है, रेगिस्तानी क्षेत्र की अपनी समस्याएं, पहाड़ी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। तो किस क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए, वहां की समस्याओं को पहले आइडेंटिफाई करना होगा और वहां की समस्याओं को आइडेंटिफाई करके किस प्रकार वहां पे परामर्श दिया जा सकता, किस प्रकार की योजनाएं चाहिए, उसके परामर्श का कार्य
क्षेत्रीय परामर्श व निरीक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। आपने एनजीओ का नाम सुना होगा, शब्द सुना होगा, सॉरी। कई प्रकार के एनजीओ होते हैं। इन एनजीओ को अनुदान दिया जाता है, बाहर से भी अनुदान मिलता है, सामान्य जनता भी अनुदान दे सकती है, सरकार भी अनुदान देती है। तो ये जो अनुदान संभाग है, ये अनुदान के बारे में पूरा लेखा जोखा रखता है। प्रकाशन, आप क्या कार्य कर रहे हैं उसका प्रकाशन होना आवश्यक है। समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है उसकी एक पत्रिका निकलती है, समाज कल्याण यूनिट। इंग्लिश में ये पत्रिका सोशल वेलफेयर नाम से निकलती है। गूगल सर्च करना, आप देखते रहते हैं ना मोबाइल, अभी गूगल सर्च करना समाज कल्याण सोशल वेलफेयर, आपकी लाइब्रेरी में भी होगी। तो ये पत्रिका है जिसमें केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की सारी योजनाओं के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बहुत डिटेल से लिखा जाता है। प्रशासन संभाग, जहां प्रशासन संभाग की बात करते हैं तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल में जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की किसकी नियुक्ति कहाँ की जाएगी, किसको किस वित्त में भेजा जाएगा, ये प्रशासन संबंधी कार्य है। या किसी को कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रशासन संबंधी कार्यक्रम है। प्रशासन संभाग के साथ ही एक प्रशासन विभाग भी है जहाँ सारा डेटा जितना भी है उसको इकट्ठा किया जाता है। सारे कहाँ पर तैयार होते हैं, किस योजना के तहत कितने लाभान्वित है। अनुसंधान मूल्यांकन, इसे अनुसंधान मूल्यांकन एक साथ रखो, अनुसंधान मूल्यांकन सांख्यिकी। अनुसंधान मूल्यांकन और सांख्यिकी प्रभाग के नाम से स्पष्ट हो रहा है। ये प्रभाग क्या काम करता है, देखिए कोई नई योजना लाने से पहले ही जरूरत है कि क्या उस योजना की जरूरत है और कहाँ है जरूरत। विधवाओं के लिए कोई नई योजना लानी है तो पहले मालूम होना चाहिए ना कि विधवाओं की संख्या कहाँ ज्यादा है। बता सकते हो क्या कि जब हम विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे जहन यहाँ, यस बिल्कुल सही करते आपने, कि हम देखते हैं कि वृंदावन में, मथुरा में विधवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। उसके सामाजिक कारण जो है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हो सकती है, उनकी क्या समस्याएं हैं, तो वहां पहले स्थिति करनी होगी कि उनकी समस्याएं क्या है, फिर उनके लिए योजना बनाए, फिर मूल्यांकन करना क्या ये योजना सही है, क्या हमारी योजना से कितने लाभान्वित होंगे। तो ये प्रभाव है जो ये कार्य कर रहा है। फिर है समन्वय प्रभाव। समन्वय, आप जानते हैं विभिन्न प्रभागों के बीच में